हेलो गाइस, आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है फॉरेन एक्सचेंज। राइट, देखिए फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। देखिए इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी करेंसी हो, चाहे पॉन्ड्स हो, यूएस डॉलर हो, चाहे पाकिस्तान की कंट्री करेंसी हो, कुछ भी हो, वो इंडिया के लिए सारी की सारी फॉरेन करेंसी होती है। क्या होती है? फॉरेन करेंसी। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट वो होता है जिसमें एक कंट्री की करेंसी का रेट दूसरे में एक्सचेंज किया जाता हो। जैसे आपने देखा होगा $1 70 या 80 का है, तो इसे फॉरेन एक्सचेंज रेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट। और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से रुपीस के अलावा सारी करेंसी फॉरेन करेंसी होती है। क्लियर है? मतलब जिस भी कंट्री की आप बात कर रहे हो उसमें डोमेस्टिक करेंसी के अलावा सारी करेंसी फॉरेन करेंसी होती है। क्लियर है? तो देखिए फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? ये वो रेट होता है जिसमें एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री की करेंसी में एक्सचेंज की जाती हो, खरीदी बेची जाती हो, उसे फॉरेन एक्सचेंज रेट बोला जाता है। क्लियर है रिया? जैसे $1 आपका 81 रुपीस का है, तो इसे इसमें पर रुपी कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है? इन अदर वर्ड्स, द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी, उसे भी फॉरेन करेंसी बोला जाता है। क्लियर है? देखिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो जगह होती है या वो प्लेस होती है या वो स्पेस होती है जहां पे आप करेंसी दूसरी कंट्री की खरीदी या बेच सकते हो। वही लिखा हुआ देखो, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ऑल करेंसीज आर ट्रेडेड। अब दो तरीके की इसमें मार्केट होती है, एक स्पॉट मार्केट होती है और एक फॉरवर्ड मार्केट होती है। स्पॉट मार्केट में क्या होता है, जैसे आपका ना वीजा पहले से लगा हुआ है, होता है ना, 2-2 4-4 साल का वीजा भी लग जाता है, आपका अचानक से प्रोग्राम बन गया जाने का, तो आप क्या गए, कोई भी मनी चेंजर के पास गए, बैठे हुए सीपी में भी है, बैंक भी होते हैं, आप उनके पास गए और आपने अपनी करेंसी दी और उससे एक्सचेंज करा लिया, तो उसे क्या बोला जाता है? स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट क्या होता है? आप गए और खरीद के आ गए, तो जो रेट उस समय का चल रहा होगा उसे स्पॉट रेट बोलेंगे, उस रेट पे करेंसी चेंज हो जाएगी। फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है? जैसे आपको पहले से ही पता है आप 6-8 महीने के बाद दुबई जाओगे या यूएस जाओगे, तो आप क्या करते हो, उसे प्री प्लान अपने लॉस को कम करने के लिए पहले ही एक वो कर लेते हो, एग्रीमेंट उनके साथ जाके कि भैया मुझे 6 महीने के बाद इतनी करेंसी चाहिए। तो डिलीवरी कब होगी उसमें फॉरेन करेंसी की? फ्यूचर में होगी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ? अभी हुआ। तो फॉरवर्ड मार्केट वो होती है जिसमें फ्यूचर डिलीवरी होती है। अब आप बोलोगे सर फायदा क्या है इसका? सर फायदा क्या है, ये ना आपके लॉस को कम कर सकती है। अगर फ्यूचर में रेट बढ़ने वाला होगा तो ये उसको कम कर देगी। क्लियर है? तो फॉरवर्ड मार्केट वो होती है जहां पे फ्यूचर डिलीवरीज होती है, और स्पॉट मार्केट कौन सी होती है? जहां पे आप गए और आपने खरीदा। क्लियर है? अब फॉरेन एक्सचेंज रेट कितने तरीके का होता है? ये तो देखो हमने एक ही रेट सुना है, आप $1.80 का है वही मिलेगा, नहीं। फॉरेन एक्सचेंज रेट 3 तरीके का होता है, एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम और एक मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कौन सा होता है? जब एक कंट्री की गवर्नमेंट दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट के साथ डील करती है तो वो ये वाला फॉरेन एक्सचेंज रेट यूज करती है। क्लियर है? और हमें कौन सा मिलता है? फ्लेक्सिबल मिलता है। अब ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को आप वो भी बोलते हो, पैग एक्सचेंज रेट भी बोला जाता है। एक कंट्री की करेंसी जब दूसरी कंट्री की करेंसी का डील करती है तब इसे यूज करती है। क्लियर है? इसमें वेरिएशन ज्यादा नहीं होती, थोड़ी बहुत होती है, और इसकी टर्म्स होती है नॉर्मली गोल्ड या यूएस डॉलर। जो ये ट्रेड करते हैं ना, वो यूएस डॉलर में करते हैं या फॉरेन एक्सचेंज में करते हैं या गोल्ड में करते हैं। क्लियर है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वो होता है जहां पे मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई मीट करके निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वो सिस्टम होता है जहां पे मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई को मीट करके निकाला जाता है। क्लियर है? इसे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी बोला जाता है। क्लियर है? और तीसरा होता है हाइब्रिड या मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ये हाइब्रिड सिस्टम होता है फिक्स और फ्लेक्सिबल दोनों का। इसमें फिक्स भी यूज किया जाता है, फ्लेक्सिबल। वैसे ये फ्लेक्सिबल ही होता है, लेकिन आरबीआई कभी कभार रोल प्ले करती है इस रेट को ऊपर नीचे करने के लिए, कभी कभार ऊपर नीचे रोल प्ले करती है इसके लिए।
क्लियर है? तो 3 फॉरेन एक्सचेंज रेट के सिस्टम होते हैं। पहला फिक्स एक्सचेंज रेट, इसे पेग्ड एक्सचेंज रेट भी बोला जाता है। दूसरा फ्लेक्सिबल, इसे फ्लोटिंग भी बोला जाता है। ये मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई से निकाला जाता है। तीसरा मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ये फ्लेक्सिबल ही होता है लेकिन कभी कभार आरबीआई रोल प्ले करते हाइब्रिड मॉडल बना देती है, इसे फिक्स कर देती है। क्लियर है? आपने एक चीज पढ़ी होगी एलपीजी के चैप्टर में, डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी पढ़ी थी, शायद याद होगी आपको। उसमें ना एलपीजी 1991 में आया था, तो उसमें गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने खुद अपने रेट को कम करा था। वो इसलिए करा था क्योंकि अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट आपका रेट कम हो जाएगा तो बाहर से पैसा ज्यादा आएगा इंडिया में। एलपीजी के टाइम पे हमें फॉरेन एक्सचेंज बहुत चाहिए था, इसीलिए ऐसा किया गया था। वो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम ही था। क्लियर है? लेकिन इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है कि इसमें गवर्नमेंट को फॉरेन रिजर्व रखने पड़ते हैं बहुत ज्यादा अपने पास। फ्लेक्सिबल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिक्स एक्सचेंज रेट जब एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट के साथ डील करती है तो उसे अपने पास बहुत सारे रिजर्व रखने पड़ते हैं, फॉरेन रिजर्व। क्लियर है? आगे देखिए, फिक्स एक्सचेंज रेट के बारे में बता रखा है। ये वो एक्सचेंज रेट होता है जिसमें जो फिक्स होता है बाय द गवर्नमेंट, लेकिन इसमें आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉरेन रिजर्व रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है? ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉरेन रिजर्व। क्लियर है? और ये वो सिस्टम होता है जिसमें फॉरेन एक्सचेंज करेंसी इज फिक्स बाय द गवर्नमेंट। स्मॉल वेरिएशन हो सकती है, इसके अंदर ज्यादा वेरिएशन नहीं होती। दूसरी चीज, ये फिक्स एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट यूज क्यों करती है? वो इसलिए करती है इजीली स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए? देखिए, फॉरेन एक्सचेंज स्टेबल नहीं होता, वो रेट ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन अगर एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट के साथ डील करती है तो वो चाहती है कि स्टेबिलिटी रहे, इसलिए करती है। अब इसके अंदर ये जो सिस्टम है ये किसको यूज करता है? गोल्ड यूज करता है, क्योंकि गोल्ड तो यूनिवर्सल चल रहा होता है। यूएस डॉलर को यूज करता है, जो आपकी जो करेंसी सबसे ज्यादा ऊपर चल रही होती है उसे, क्योंकि उसे यूनिवर्सल करेंसी भी बोला जाता है। क्लियर है? ये दोनों सिस्टम के नाम बता रखे हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम भी इसी में यूज किया जाता है और ब्रिटन वुड्स स्टैंडर्ड सिस्टम भी इसमें यूएस डॉलर को यूज किया जाता है और इसमें गोल्ड को यूज किया जाता है। जैसे इंडिया चाइना के साथ डील कर रही है, क्लियर है, फिक्स एक्सचेंज रेट में, तो वो गोल्ड यूज करेगी। क्या यूज करेगी? गोल्ड यूज करेगी या यूएस डॉलर यूज करेगी। क्लियर है? दूसरा आपका आता है इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स। देखिए, सिंपल सी चीज है, इसका मेरिट क्या होगा? सबसे पहला स्टेबिलिटी रहेगी, क्योंकि आप सोच पाओगे ना फ्यूचर में ज्यादा रेट तो बढ़ेगा ही नहीं। फिक्स एक्सचेंज रेट में जो वेरिएशन होती है वो ज्यादा नहीं होती। जब $1 70 का है तो ज्यादा से ज्यादा 71 72 हो सकता है, 80 90 नहीं जाएगा। क्लियर है? तो इसके अंदर जो सबसे पहला आपका फायदा होता है वो क्या होता है? स्टेबिलिटी रहती है। क्लियर है? उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड आप प्रमोट करते हो क्योंकि रेट फिक्स है, और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी आप प्रमोट करते हो, बाहर वाले इंडिया में लगाएंगे। स्पेकुलेटिव एक्टिविटी के लिए यूज नहीं होता है। कौन सी एक्टिविटी के लिए? कौन सी होती है स्पेकुलेटिव? ये स्पेकुलेटिव होती है जो आप प्रॉफिट लॉस के लिए लोग नहीं खरीदते, फॉरेन एक्सचेंज खरीदेंगे बेच देंगे, ये उसके लिए यूज नहीं होता। क्लियर है? और डीमेरिट सबसे बड़ा क्या है? आपको फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में पार ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉरेन रिजर्व रखने पड़ते हैं। क्लियर है? ह्यूज अमाउंट रखने ही पड़ेंगे। और इसमें एक और डिसएडवांटेज होता है। देखो, अभी तक मैंने आपको बताया $1 80 का था, अब 90 का होगा या 100 का होगा, तो उसमें नुकसान हो रहा है ना आपका। और उल्टा भी तो हो सकता है, 50 भी तो हो सकता है, तो वो तो इसके अंदर नहीं मिलेगा ना बेनिफिट। अगर आपकी करेंसी बढ़ रही है, आपको फायदा हो रहा है, तो उसका बेनिफिट नहीं मिलता इसके अंदर मार्केट फोर्सेस का। किसका नहीं मिलता? मार्केट फोर्सेस का। क्लियर है? अगला आया आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वो बोला जाता है जो मार्केट की डिमांड और उसकी सप्लाई से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? देखिए, लिखा भी हुआ है, इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डिफरेंट करेंसीज इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इसमें पार्ट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। देखो, मार्केट डिमांड कैसी होती है? डाउनवर्ड स्लोपिंग, और सप्लाई कैसी होती है? अपवर्ड स्लोपिंग। जहां ये मीट करेगी वही फॉरेन एक्सचेंज रेट आ जाएगा।
इसमें कोई रिजर्व रखने की जरूरत नहीं है आपको, कोई गवर्नमेंट बीच में रोल प्ले नहीं करेगी, कुछ भी नहीं होगा ऐसा। क्लियर है? और इसका दूसरा नाम क्या होता है? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। क्या बोला जाता है पार्थ? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। क्लियर? मेरिट्स और डीमेरिट्स इसमें ना फिक्स के उल्टे ही है। जो फिक्स के मेरिट्स थे वो इसके डीमेरिट्स होते हैं, और उसके जो डीमेरिट्स थे इसके मेरिट्स होते हैं। सबसे पहला, आपको नो नीड फॉर ह्यूज फॉरेन रिजर्व, आपको फॉरेन रिजर्व रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? उसके बाद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए सिंपल चीज है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब जितनी डिमांड या जितनी सप्लाई होगी उसी से ही फॉरेन एक्सचेंज रेट निकलेगा और वैसे ही चलेगा। क्लियर है? और इसमें डीमेरिट क्या होता है? इंस्टेबिलिटी होती है। इंस्टेबिलिटी क्यों होती है? क्योंकि रेट ऊपर नीचे होता रहता है ना, इसलिए। यार देखो ना, एक एग्जांपल लिया, एक गाड़ी लेनी है आपको, लेट करो डोमेस्टिकली बता रहा हूं, 10 लाख की गाड़ी है, आपको 5 साल में लेनी है, तो हर साल कितने पैसे जोड़ोगे? 2-2 लाख जोड़ोगे। जब 5 साल के बाद आप वो गाड़ी लेने गए तो इन्फ्लेशन के कारण 12 लाख की हो चुकी होगी, रेट बढ़ जाएगा ना। तो इसके अंदर ही वही होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज होता रहता है, इसलिए स्टेबिलिटी नहीं रहती। क्लियर है? अगला इसमें डिफरेंस है, एक बार दोनों का देख लीजिए, रीड कर लीजिए। पहला क्या बता रखा है? इसमें फॉरेन एक्सचेंज फिक्स होता है इन टर्म्स ऑफ गोल्ड और एनी अदर करेंसी। एनी अदर नॉर्मली यूएस डॉलर ही होती है। और ये कैसे निकाला जाता है? मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई से। क्लियर है? इसमें कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, इसमें कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होता। क्लियर है? इसमें जनरली ये स्टेबल रहता है, लेकिन स्मॉल वेरिएशन होती रहती है, जो गवर्नमेंट डील करती है ये चेंज होता रहता है। इसमें आपको लार्ज स्टॉक ऑफ फॉरेन रिजर्व रखना पड़ता है, और इसमें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो अगर पेपर में आपके क्वेश्चन आए कि आपको कौन से एक्सचेंज रेट में ह्यूज अमाउंट ऑफ रिजर्व रखना पड़ता है, तो क्या आंसर होगा? फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्लियर है? अगला आया मैनेज। मैनेज देखो बेसिकली जैसे हाइब्रिड चीज नहीं होती, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चीजें होती है, तो हाइब्रिड, इसके अंदर हाइब्रिड का मतलब फिक्स और फ्लेक्सिबल दोनों होता है। रियन ये वैसे तो फ्लेक्सिबल ही होता है, इट इज अ सिस्टम इन विच फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस, लेकिन कभी कभार आरबीआई चाहे तो बीच में रोल प्ले करके उसे फिक्स बना देता है। अब कैसे कर देता है? जैसे लेट करो $1.80 का था, अब वो चाहता है 90 का हो जाए, तो हमारी कंट्री का फायदा है नुकसान है? हमारी कंट्री का तो नुकसान है। पहले हमें $1 देने के लिए कितने रुपए लेने पड़ते थे? 80 रुपए। अब $1 देने के लिए कितने रुपए देने पड़ रहे हैं? 90। हमारा तो नुकसान है, लेकिन हमें फायदा क्या होगा? वो फायदा ये होगा, बाहर वालों को पहले $1 देने पे 80 रुपए मिलते थे, अब कितने रुपए मिलेंगे? 90। तो वो इंडिया में ज्यादा आएंगे ना, तो इंडिया का टूरिज्म भी बढ़ेगा, पैसा भी बढ़ेगा। क्लियर है ना? चलिए, इसमें मार्केट फोर्सेस भी होता है, और इसमें आरबीआई भी कभी कभार रोल प्ले करती है। अगर आरबीआई चाहे कि रेट आप एक सर्टेन लिमिट तक रखना चाहते हो, तब वो रोल प्ले करके उसकी वैल्यू को बढ़ाती है या कम करती है। इसको डर्टी फ्लोटिंग भी बोला जाता है, क्योंकि आप इंटेंशनली रेट ऊपर नीचे कर रहे हो। क्लियर है? अगला, अब एक क्वेश्चन कभी कभार आपके पेपर में आ जाता है, व्हाट आर द सोर्सेज फॉर डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। आपको फॉरेन एक्सचेंज क्यों चाहिए? फॉरेन एक्सचेंज क्यों चाहिए? सबसे पहला, बाहर घूमने जाने के लिए चाहिए। क्लियर है? बाहर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए चाहिए, बाहर शेयर खरीदने के लिए चाहिए, स्पेकुलेशन के लिए चाहिए, इंपोर्ट कराने के लिए चाहिए। जैसे आपको कोई चीज इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करानी है तो भी आपको फॉरेन करेंसी चाहिए। तो ये कभी कभार आ सकता है, डायरेक्ट आ जाता है थ्योरी में कि आपको फॉरेन एक्सचेंज क्यों चाहिए। और ऐसे ही इसकी सप्लाई होती है कि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज कैसे आता है। क्लियर है? पहला, एक्सपोर्ट से आता है। कहां से आता है? अगर आप यहां से माल बाहर बेच रहे हो तो भी आएगा आपके पास, बाहर वाला इंडिया में पैसा लगा रहा है तो भी आएगा। क्लियर है? स्पेकुलेशन के लिए भी आता है, अगर बाहर वाला इंडिया में कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो भी आएगा। क्लियर है? एसी बंद कर दो। अगला, बाहर वाला अगर कोई डोनेशन दे रहा है या कोई चीज दे रहा है तो भी आएगा। मतलब ये डायरेक्ट 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि आपको फॉरेन करेंसी क्यों चाहिए, और रिहन कहां से आती है। सप्लाई का मतलब कहां से आ रही है, और डिमांड आपको क्यों चाहिए।
क्लियर है? चाहिए क्यों? बाहर घूमने जाने के लिए चाहिए, बाहर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए चाहिए, बाहर इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए, बाहर स्पेकुलेशन के लिए चाहिए, गिफ्ट भेजने के लिए चाहिए, और सप्लाई उल्टी होती है जहां से आपको मिलती है। क्लियर है? अगला, फॉरेन एक्सचेंज रेट और उसकी डिमांड में देखो कैसा रिलेशन होता है। देखो अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी कम होगी? $1 70 का था, अब $1 80 का हो गया, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी कम होगी? कम होगी भाई। आप उसे नहीं मांगोगे क्योंकि वो महंगा होता जा रहा है। आज के जमाने में हर कोई इंडोनेशिया बाली जा रहा है ना भाई, हर कोई यूएस तो नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई महंगा है ना, वो बाली इंडोनेशिया सस्ता है, हर कोई पहुंच जाता है। तो अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम होती है, इसलिए वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और सप्लाई उल्टा होता है। अब एक सोचो, $1 80 का था, अब $1 90 का हो गया, तो यूएस के लोग ज्यादा घूमने आएंगे इंडिया में क्योंकि उन्हें ज्यादा पैसे मिल रहे हैं अब, तो इसीलिए उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो याद रखना, फॉरेन एक्सचेंज रेट और उसकी डिमांड में डायरेक्ट इनवर्स रिलेशन होता है और फॉरेन एक्सचेंज रेट और उसकी सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन होता है। क्लियर है? इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग और ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है। क्लियर है? अब उसके बाद एक टर्म यूज की जाती है, डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन एंड एप्रिसिएशन। देखिए $1 80 का था, अब $1 90 का हो गया, तो आपकी कंट्री का फायदा हुआ या नुकसान हुआ? आपकी $1 कितने का था? 80, अब कितने का हो गया रिया? 90। तो फायदा हुआ नुकसान हुआ? हमारी कंट्री का नुकसान हुआ, क्योंकि हमें पहले $1 के लिए 80 रुपए देने पड़ते थे, अब $1 के लिए कितने रुपए देने पड़ रहे हैं? 90। तो हमारा नुकसान है। तो हमारी कंट्री की करेंसी एप्रिशिएट हुई या डेप्रिशिएट हुई? डेप्रिशिएट। अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम है तो उसे डेप्रिसिएशन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? डिवैल्यूएशन। अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम है तो उसे बोला जाता है डेप्रिसिएशन। बट टर्म्स, नाम अलग अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। जब आपकी करेंसी नुकसान में जा रही है तो उसे डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन बोला जाता है। अब ऐसे ही रिवैल्यूएशन एंड एप्रिसिएशन क्या होता है? देखो $1 80 का था, अब $1 कितने का हो गया? हमको फायदा हो रहा है तो हमारी करेंसी क्या हुई? एप्रिसिएशन। और फिक्स के अंदर क्या बोलेंगे उसे? आपसे कोई पूछे क्या ये दोनों सेम है? आंसर इज यस, ये दोनों सेम ही है, लेकिन ये फिक्स के लिए यूज किया जाता है और ये फ्लेक्सिबल के लिए यूज किया जाता है, बस यही अंतर है। अब एक चीज बताना, अब $1 80 का था, अब $1 90 का हो गया, तो इससे क्या हो गया? आप बाहर घूमने ज्यादा जाओगे कम जाओगे? बाहर से चीजें कम मंगाओगे, तो आपका इंपोर्ट क्या हुआ? कम हो गया। और एक्सपोर्ट, क्योंकि बाहर वाले अब ज्यादा मंगाएंगे इंडिया से। इसके अंदर देखो $1 80 का था, 70 का, अब क्या हुआ? आपको फायदा हो रहा है ना, पहले 80 रुपए देने पड़ते हैं, 70 रुपए देने पड़ेंगे, तो आप ज्यादा मंगाओगे बाहर से, इसलिए इंपोर्ट बढ़ जाएगा और एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आता है कि एप्रिसिएशन से तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या फर्क पड़ता है? लॉजिकल चीज है, आप समझ लो। अगर $1 80 का था, 70 का हो गया, तो आपको एक तरीके का फायदा हुआ, तो आप बाहर से ज्यादा मंगाओगे, इसलिए आपका इंपोर्ट बढ़ जाएगा और एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। याद रखना, डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन नॉर्मली सेम होता है, लेकिन डिवैल्यूएशन किसके लिए यूज किया जाता है? फिक्स के लिए, और डेप्रिसिएशन फ्लेक्सिबल के लिए। ठीक है ना? एक बार ये डिफरेंस है, ये भी रीड कर लो। देखो, करेंसी डेप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन। देखिए डेप्रिसिएशन क्या होता है? इट मींस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। अब बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, सर आपने तो यहाँ पे इंक्रीज करा हुआ है 80 से 90। सर ये तो इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन आपकी करेंसी की वैल्यू तो कम हो रही है ना। आपको पहले $1 देने के लिए कितने रुपए लेने पड़ते थे? 80, अब कितने रुपए देने पड़ते हैं? 90। तो आपकी कंट्री की करेंसी तो डिक्रीज हो रही है ना, इसीलिए। और एप्रिसिएशन में देखो क्या लिखा हुआ है? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। आपकी जो करेंसी की वैल्यू है वो बढ़ रही है। ये तो कम हो रहा है भाई, 80 से 70 हो रहा है, लेकिन आपकी तो वैल्यू बढ़ रही है ना, इसीलिए इसे वर्ड यू ऐसा किया गया। इससे क्या होता है? जो आपकी डोमेस्टिक गुड्स है वो चीपर हो जाती है, तो बाहर वाले इंडिया में ज्यादा आते हैं और इसमें महंगी हो जाती है आपकी, और बाहर वाली चीजें सस्ती हो जाती है, तो आप बाहर से ज्यादा मंगाओगे।
क्लियर है ना भाई। अब जैसे बहुत लोग क्या होता है, अपना एप्पल का प्रो वेरिएंट कहां से मंगाते हैं, दुबई से मंगाते हैं ना, क्योंकि वह सस्ता है। क्लियर है। तो जैसे $1.80 का था, अब $1.82 का हो गया, तो इसे क्या बोला जाएगा, डेप्रिसिएशन। अब $1.82 का था, अब 81 का हो गया, तो इसे क्या बोला जाएगा, एप्रिसिएशन। क्लियर है। अब एक बार ये डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन को भी देख लो। देखिए डिवैल्यूएशन का भी मतलब रिडक्शन ही होता है, इसका मतलब भी फॉल ही होता है, लेकिन फर्क क्या होता है, बात ये फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है और ये फ्लेक्सिबल के अंदर होता है। फिक्स कौन यूज करता है, गवर्नमेंट। ये कौन यूज करता है, हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है। ये गवर्नमेंट ऑर्डर से होता है और ये मार्केट फोर्सेस से होता है। क्लियर है। और बस आ सकता है कभी कभार 2 या 3 नंबर का पेपर में आ जाता है। क्लियर है। एक बार रीड कर लो इसे। क्लियर है। चलिए ये वैसे मैंने आपको बता दिया, दोबारा बता देता हूं। देखो ये कह रहा है $1 आपका था 80 रुपए का, 60 रुपए का, अब 70 हो गया, तो इंडिया की करेंसी डेप्रिशिएट हुई। इससे एक्सपोर्ट पे क्या फर्क पड़ गया, एक्सपोर्ट हन्नी 60 से 70 हुआ तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा और इंपोर्ट कम हो जाएगा। क्लियर है। एक्सपोर्ट क्यों बढ़ जाएगा भाई, क्योंकि इंडिया के बाहर वालों के लिए अपनी गुड्स महंगी हो गई और हमारी गुड्स सस्ती हो गई, इसलिए वो ज्यादा खरीदेंगे। क्लियर है। ऐसे ही अगर एप्रिसिएशन हो रहा है 60 से 50, तो इंडिया का इंपोर्ट बढ़ जाएगा और एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। क्लियर है। एक चीज और, ये देखिए इसमें एक और टर्म भी लिखी हुई है, डिक्रीज इन नेशनल इनकम। ये कैसे आएगी, देखो $1.60 का था, अब $1 हो गया 50 का, तो इंडिया का इंपोर्ट बढ़ गया। आपने नेशनल इनकम पढ़ा था ना, नेशनल इनकम में एक्सपोर्ट प्लस होता है और इंपोर्ट माइनस होता है। तो अगर इंपोर्ट बढ़ रहा है तो आपकी नेशनल इनकम तो कम हो जाएगी ना, क्योंकि आप इंडिया से ना खरीद के कहां से खरीद रहे हो, बाहर से खरीद रहे हो। तो याद रखना एप्रिसिएशन जब होता है तो इंडिया की करेंसी, इंडिया की नेशनल इनकम भी कम होती जाती है। क्लियर है। अगला फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मैंने आपको बताई क्या होती है, जहां पे डिफरेंट कंट्री की करेंसी खरीदी बेची जाती है। स्पॉट मार्केट होती है और फॉरवर्ड मार्केट होती है। अब इसके 3 फंक्शन होते हैं। देखिए पहला फंक्शन क्या लिखा है, क्या लिखा है, ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन मतलब कि आप चीजें एक कंट्री से दूसरे में इजीली ट्रांसफर कर सको। दूसरा होता है क्रेडिट फंक्शन। देखो जब आप बाहर दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट या लोगों के साथ डील करते हो, उधार पे भी तो करते हो ना, तो वो क्रेडिट फंक्शन होता है। अगला होता है हेजिंग फंक्शन। हेजिंग फंक्शन क्या होता है कि लोग ना पहले प्री प्लान कर लेते हैं किसी भी फॉरेन ट्रेड को करने के लिए, जिससे उनका फॉरेन एक्सचेंज रेट पे अगर कोई नुकसान हो रहा है तो वो उसको मिनिमाइज कर सके। देखिए आप हमेशा एजम्पशन लॉस के लिए लेते हो, प्रॉफिट के लिए नहीं लेते हो। तो हेजिंग इसलिए की जाती है, आपको कोई फ्यूचर में चीज चाहिए तो आप उसको रेट आज ही तय कर लो, आज ही तय कर लो, जिससे आपका लॉस कम हो सके, लॉस कम हो सके। तो 3 फंक्शन होते हैं इसके, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। देखो इस चैप्टर में ना इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पूछेगा, या फिक्स फ्लेक्सिबल में डिफरेंस पूछ सकता है, या सोर्सेज फॉर डिमांड एंड सप्लाई पूछ सकता है। क्लियर है। अगला 2 तरीके की मार्केट होती है, स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट कौन सी होती है, जहां पे आप गए और ऑन द स्पॉट खरीद लाए, इसमें जो रेट चल रहा होता है उसे क्या बोला जाता है, स्पॉट रेट। क्लियर है। और फॉरवर्ड मार्केट में क्या होता है, आप फ्यूचर डिलीवरी के लिए करते हो। किसके लिए करते हो, फ्यूचर डिलीवरी के लिए करते हो। क्लियर है। और इसका जो रेट होता है उसे क्या बोला जाता है, फॉरवर्ड रेट। क्या बोला जाता है, फॉरवर्ड रेट। क्लियर है। चलिए अब 2-4 ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देख लो। पहला क्या लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन आर द सेम थिंग, डू यू एग्री और नॉट। सर देखिए डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन नॉर्मली सेम ही होते हैं। इसमें होता गया है फॉल इन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, जिसमें आपको नुकसान हो रहा है। बस फर्क क्या होता है, ये जो डिवैल्यूएशन होता है ये किसके अंदर होता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में, और जो डेप्रिसिएशन होता है वो किसमें होता है, फ्लेक्सिबल में। क्लियर है। एक बार रीड कर लो ये क्या लिखा हुआ।
देखिए डायरेक्ट आंसर नहीं लिखा हुआ, घुमा फिरा के ही लिखी हुई है चीजें। क्लियर है? फिर इसमें ना इसमें ये भी बता देना एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या फर्क पड़ेगा पार्थ। क्लियर है? अगला देखिए, गवर्नमेंट ने अगर कोई स्कीम लॉन्च करी इंडिया के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, तो उससे क्या फायदा होगा। देखिए अगर इंडिया का टूरिज्म बढ़ेगा तो इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ेगी, लोग घूमने आएंगे। जैसे हेरिटेज नहीं बना रहे जयपुर में बहुत बहुत जगहों पे, तो उससे बाहर वाले इंडिया में ज्यादा घूमने आएंगे, तो इंडिया की डिमांड बढ़ेगी या सप्लाई बढ़ेगी फॉरेन एक्सचेंज की? डिमांड नहीं बढ़ेगी, इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ेगी, क्योंकि बाहर वाले इंडिया में ज्यादा घूमने आएंगे। क्लियर है? अगला एक लास्ट देखिए, एक और कॉन्सेप्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज एंड डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए पहला टर्म क्या लिखा हुआ है, डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है? डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स का मतलब होता है जो इंडिया में बनाई गई है उनकी डिमांड। अब जैसे सीताराम छोले भटूरे वाला है, वो डोमेस्टिक मतलब इंडिया में बनता है ना। क्लियर है? उसकी डिमांड इंडिया में भी है और इंडिया के बाहर भी है, तो इस टर्म को बोला जाता है डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसे बहुत नॉनवेज वाले भी है जो जैसे पुरानी दिल्ली में बेच रहे हैं, वो तो वो दिल्ली में भी बिकते हैं और वो एक्सपोर्ट भी होते हैं, तो उससे क्या बोला गया, डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है? उसके बाद डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब जो इंडिया के अंदर उसे खरीद रहे हैं उसे बोला जाता है डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है? डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब जो इंडिया में बनाया गया है चीज, वो इंडिया की डिमांड और बाहर की डिमांड। क्लियर है? और डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब जो इंडिया के अंदर उसकी डिमांड है, उससे सिर्फ डोमेस्टिक गुड्स एंड डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बोला जाता है। क्लियर है? देखिए एक बार रीड कर लीजिए। चलिए एक चीज और बताना मुझे, जैसे लेट करो आप यूएसए से कोई चीज मंगा रहे हो, रियन आप यूएसए से कोई चीज मंगा रहे हो, तो वो डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज में आएगा या डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज में आएगा? भाई देखो इंडिया में तो बन नहीं रही, वो कहां बन रही है, बाहर बन रही है ना, तो वो इंडिया में खरीदी जा रही है, तो उसे क्या बोला गया है, इंडिया में नहीं बन रही तो वो इंडिया की इस वाली इसमें तो आएगा ही नहीं, वो इसमें आ जाएगा डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर, क्योंकि बाहर बन के इंडिया में आ रही है ना, तो इंडिया की डोमेस्टिक डिमांड हो गई ना, इसलिए। क्लियर है? अब ये बताओ फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो उसकी डिमांड बढ़ती है कम होती है? भैया फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो उसकी डिमांड बढ़ती है कम होती है? कम होती है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है। क्योंकि अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो आप उसे खरीदना कम कर दोगे, जाना कम कर दोगे, इसलिए उसकी डिमांड कम हो जाएगी। सप्लाई में उल्टा होता है एंड वाइस वर्सा। क्लियर है? अब उसके बाद इसमें ना एक चीज और भी आ जाती है आपके पेपर में, वो देखिए, देखिए ये तो आपने पढ़ा है, ये फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है ना, ये उसकी मार्केट डिमांड है और ये उसकी मार्केट सप्लाई है। कभी कभार इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे ना इंडिया में एफडीआई आ रहा है, मान्य इंडिया में एफडीआई आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो उससे फॉरेन एक्सचेंज रेट पे क्या फर्क पड़ेगा? पहले तो ये बताओ, एफडीआई जब इंडिया में आ रहा है तो इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड है या सप्लाई है? बाहर से अगर पैसा इंडिया में आ रहा है तो वो डिमांड है सप्लाई है? वो सप्लाई है। सप्लाई बढ़ रही है कम हो रही है? सप्लाई बढ़ती है। कोई भी चीज बढ़ती है तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होती है, तो ये रहा सप्लाई कर्व, राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो वो कहां चला जाएगा सर, इस तरफ चला गया, एक्सचेंज रेट चेंज हो गया तो फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया और ये
फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो गया और क्वांटिटी बढ़ गई। क्लियर है? तो ऐसे भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी डिमांड गया सप्लाई गया, इसी को एक्सप्लेन कर दो कि आपका इक्विलिब्रियम ई पे अटेन हुआ, अगर इंडिया में एफडीआई आ रहा है तो इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ने से वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगी और न्यू फॉरेन एक्सचेंज रेट ई स्टार पे आ जाएगा और आपका रेट कम हो जाएगा और क्वांटिटी बढ़ जाएगी। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? जो मेन चीज है वो फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, मैनेज फ्लोटिंग, तीनों के अलग अलग नाम, सोर्सेस फॉर डिमांड एंड सप्लाई। क्लियर है? और एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या फर्क पड़ता है, दोनों तीनों का आपस में डिफरेंस। इनडायरेक्ट क्वेश्चन ही आएगा और ये वाला एक क्वेश्चन, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत रेयर चांस होते हैं जो पेपर में आ जाएंगे, इनडायरेक्ट ही होगा, आपको मॉडिफाई करके आंसर लिखना होगा। क्लियर है? चलिए, आई होप ये आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।